हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पर हम जो आपका एसएससी जीडी अपकमिंग एग्ज़ाम है और उसके साथ साथ जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। और जैसा कि एक वीडियो हम हर रोज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आज आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हुए हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम और साथ साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल यहाँ पर होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये दक्षिण भारतीय राज्य है, यानी कि दक्षिण भारत में आने वाला एक राज्य है आपका तमिलनाडु। जिसकी राजधानी की बात करें तो चेन्नई इसकी राजधानी है तमिलनाडु की। इसके साथ साथ बात करें तो इसका सबसे जो दक्षिणी सिरा है कन्याकुमारी, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी भारत का जो सबसे दक्षिणी किनारा अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो होता है कन्याकुमारी, और जो कि तमिलनाडु राज्य में आता है आपका। दोद्दा बेटा की बात करें तो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अगर आपसे कभी नीलगिरी की पहाड़ियां पूछी जाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। और इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोद्दा बेटा है, जिसको कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है कुल। और ये अपनी बाकी यहाँ पर पर्यटन भी काफ़ी होता है, लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यही आपका है कि जो दोद्दा बेटा है ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में आती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। देखिए, धुआंधार अगर जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पर आपका झरना पूछा गया है धुआंधार। और एक आपका हुंडरू कई बार पूछा जाता है, काफ़ी प्रचलित है, यानी कि जो हुंडरू जलप्रपात है ये पूछा जाता है। तो किस नदी पर है, तो ये आपका हुंडरू जो है वो सुवर्ण रेखा नदी पर है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आपका एक बार पूछा गया था कि आपका जो चित्रकूट है, यानी कि चित्रकूट जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ था, तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आप याद रख लेंगे। चलिए अब आते हैं अपने धुआंधार जलप्रपात की बात में। तो धुआंधार जो है ये पहली चीज़ तो नर्मदा नदी पर स्थित है, सभी को पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित है। अगर इससे संबंधित राज्य आपसे पूछ लिया जाता है कि जो धुआंधार जलप्रपात है ये कौन से राज्य में आएगा, तो ये फिर आता है आपका मध्य प्रदेश में, जहाँ पर नर्मदा नदी में स्थित है। इसे धुआं झरने के रूप में भी जाना जाता है और जो कि जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में स्थित है, यानी कि जबलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि जो एनआईए होती, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है, कि महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपका करंट का क्वेश्चन है कि इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन बनाए गए हैं एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के। तो वो बनाया गया है दिनकर गुप्ता को, जो कि एक आईपीएस रहे हुए हैं। और अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 2005 में करी गई थी। आपसे अगर स्थापना पूछ लें तो 2005 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जो स्थापना है 2005 में करी गई थी। और इसके जो महानिदेशक हैं वो दिनकर गुप्ता यहाँ पर बनाए गए हैं। और बाकी ये जो क्या होता है कि देश विदेश में जो आतंकवाद से जुड़े हुए मामले होते हैं उनकी देख रेख के लिए इस समिति का गठन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का आपका मतलब होता है सीबीडीटी, यानी कि जो सीबीडीटी है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सीबीडीटी की अगर बात करें कि इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया, तो ये भी नितिन गुप्ता को बनाया गया है। एनआईए के दिनकर गुप्ता रहे हुए थे, नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो एनआईए के दिनकर गुप्ता और सीबीडीटी के नितिन गुप्ता, तो ये कब के रहे हुए हैं अगर बात करें तो ये 1986 यानी कि 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस रेवेन्यू सर्विस से यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। आईआरएस से इनका संबंध है और वर्तमान में क्या है कि सीबीडीटी के यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में कार्यरत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस दर्रा में सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। तो भारत के सबसे ऊंचे दर्रे की यहाँ पर बात की गई है कि वो
किस आपकी सबसे ऊंची जो सड़क है वो किस दर्रे में बनाई गई है? तो अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क है जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं वो पूर्वी लद्दाख के उमलिंग दर्रे पर बनाई गई है। यानी कि ये बनाई गई है लद्दाख में, और लद्दाख के उमलिंग दर्रे पर, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक भारत की सड़क है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, और इस सड़क का जो नाम है इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इसके ऊंची पहाड़ी दर्रे से होते हुए क्या किया कि बीआरओ, जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि बॉर्डर में होती हैं जो सड़कें उनको बनाते हैं बीआरओ वाले, तो उन्होंने 52 किलोमीटर की यहाँ पर 3 पक्की सड़कें बनाई हुई हैं। तो सबसे ऊंची सड़क है उमलिंग दर्रे पर बनी हुई है लद्दाख के। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 19,300 फुट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर देंगे, सेशन को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह के वीडियोज जो है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम तक आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आपको इतना बस कर देना है, तो इतना आप यहाँ पर कर लेंगे, और बाकी हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिनके लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे अपने। क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? देखिए, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आपकी एक बुक पूछ ही ली जाती है कि बुक और उसके राइटर से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अनफिनिश्ड की बात करें कि किस अभिनेत्री की आत्मकथा है, तो अनफिनिश्ड जो है ये अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा, यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो हैं उनकी बायोग्राफी जो है वो अनफिनिश्ड नाम से यहाँ पर पब्लिश हुई थी, और इनका ये पहला उपन्यास भी रहा हुआ था, जिसको पूरा नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ठीक है, तो अनफिनिश्ड यहाँ पर हो जाएगा, जिसको लिखने के बाद में क्या है कि आधिकारिक तौर पर वो एक लेखक यहाँ पर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हुए हैं? देखिए, 2022 में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, जो कि 22वें नंबर के थे। बर्मिंघम में इनका आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, और सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हुए हैं वो शरद कमल ने। तो इतना यहाँ पर करंट का आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ था? देखिए, 2014 के जो हैं नोबेल पुरस्कार बिल्कुल याद रखने लायक हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो ये मिला हुआ था कैलाश सत्यार्थी को। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला शांति का, या फिर 2014 में किसे नोबेल पुरस्कार में दिया गया था शांति का, या फिर कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 2014 का जो नोबेल शांति पुरस्कार रहा हुआ था वह मिला हुआ था कैलाश सत्यार्थी को, और इसके साथ ही मिला था मलाला यूसुफजई को। और मलाला यूसुफजई की बात करें तो इनको मिला हुआ था सबसे कम उम्र में, यानी कि सबसे कम उम्र से आप समझ सकते हैं कि 14 और 3 यहाँ पर 17 वर्ष की उम्र में मिला हुआ था। तो स्टैटिक का क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है मलाला यूसुफजई। इन्होंने क्या किया हुआ था कि बच्चों और युवाओं के दमन के बीच जो थे उनके शिक्षा के अधिकार और संघर्ष के लिए इन्होंने लड़ाई करी हुई थी। शिक्षा के लिए यहाँ पर सत्यार्थी भारत में हैं, और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अपने देश की क्या है 7वें पदक, और मदर टेरेसा के बाद शांति पुरस्कार जीतने वाले दूसरे, जबकि यूसुफजई जो हैं ये पाकिस्तान से मुस्लिम है। तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की महिला हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में जो है जीता हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से पहला रजत पदक किसने जीता हुआ था? देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसका जो आयोजन है ये 2020 में होना था, लेकिन किसी रीजन से ये 2021 में शिफ्ट किया गया, यानी कि 2020 में इसका आयोजन नहीं होता है, इसको 2021 में शिफ्ट किया गया था। और कुल 7 पदक जो है, यानी कि 7 मेडल भारत की तरफ से जीते गए। पहला एक गोल्ड था, दूसरा एक सिल्वर था, और
और तीसरे आपके ब्रॉन्ज से, यानी कि 1 गोल्ड जीता गया, 2 सिल्वर और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल इसके अंदर जीते गए थे। तो पहला जो मेडल जीता गया था इंडिया की तरफ से वो सिल्वर मेडल ही रहा हुआ था और ये जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। ये कौन सा पदक था जिसकी बात करें? ये रजत पदक था। किस खेल में जीता? तो जीता हुआ था वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भारोत्तोलन के अंदर जीता हुआ था। इनका संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से इनका संबंध रहा हुआ था। तो इतना आपको याद रख लेना। इससे ज़्यादा अगर आपसे कैटेगरी पूछ लेता है कि किस वर्ग में जीता हुआ है, तो 49 kg कैटेगरी यानी 49 किलो वर्ग में जीता है। तो 26 जुलाई 2021 को क्या था भारत के लिए, पर मीराबाई चानू ने 49 किग्रा जो है कैटेगरी में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता हुआ था वेट लिफ्टिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने 12 साल की उम्र में फरगना को किस वर्ष जीता हुआ था? देखिए यहाँ पर आने से पहले जो था बाबर वो फरगना का शासक था, सभी को पता है। तो ये 1494 के समय पर यहाँ पर जीता हुआ था, यानी कि 1494 में क्या था कि 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना हुआ था बाबर जो जीता। और बाद में जब ये भारत आया हुआ था उस समय आया हुआ था 1526 में। और फिर 1526 में क्या है कि दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश चल रहा हुआ था और 1526 में पहली लड़ाई होती है जिसे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के नाम से जाना गया। और इसमें जो है बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हारता है। तो उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद लगातार 4 युद्ध लड़ता है, 1530 में मृत्यु हो जाती है। तो 1526 में यहाँ पर बाबर ने दिल्ली सल्तनत में अपना साम्राज्य बिठा लिया था। इसके बाद से आपका इनका खानवा का युद्ध हो जाता है 1527 में, 1528 में हो जाता है चंदेरी का युद्ध और 1500 आपका 29 आता है। तो उसके बाद आपका युद्ध होता है और 1530 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर इनको याद रखना है। तो 4 युद्ध लड़े हुए थे। 1529 में घाघरा का युद्ध था, 1527 खानवा का, 1528 जो है चंदेरी का युद्ध और 1526 जो रहा हुआ था वो पानीपत की प्रथम लड़ाई रही हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद आपसे पूछा गया है राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित। तो संविधान का जो अनुच्छेद 213 है, यानी कि आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 जो है ये राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है, यानी कि जो राज्यपाल है उसके अध्यादेश बनाने की शक्ति से इसका संबंध है। क्योंकि राज्यपाल क्या होता है कि एक अध्यादेश जारी करता है और तब राज्य में विधानमंडल के एक या दोनों सदन में सत्र नहीं होते हैं। तो अध्यादेश से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है। तो अध्यादेश के लिए क्या होता है यहाँ पर अनुच्छेद 213। इसके साथ साथ कुछ और इनके आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद जो 61 होता है आपका 161 161 है, ये राज्यपाल की क्षमा शक्तियों से संबंधित है। जिस तरह अनुच्छेद 72 जो होता है वो राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों से संबंधित आपका होता है। अनुच्छेद जो 200 होता है ये राज्यपाल के आश्वासन के साथ व्यवहार करता है। अनुच्छेद 167 यानी कि 167 होता है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के साथ में व्यवहार करता है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बल वाला फिजिक्स का हम यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन जो आपका अपकमिंग करंट यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन है कि 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो उससे पहले यहाँ पर आपको 2023 का देख लेना है। 2023 का जो अभी वर्ल्ड कप हो गया इसको जीता किसके द्वारा गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको जीता गया है। और उपविजेता जो रहा हुआ था भारत रहा हुआ था, जो कि मेज़बान भी रहा हुआ था। सबसे अधिक जो इसने छक्के मारे अगर उस खिलाड़ी की बात करें तो वो रोहित शर्मा रहा हुआ है। सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं? तो मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हुए थे। सबसे ज़्यादा जो अर्धशतक हैं आपके वो मारे हैं विराट कोहली ने और सबसे ज़्यादा जो शतक मारे हैं वो मारे हैं डी कॉक ने। तो ये आपको यहाँ पर इतने फैक्ट आपको 2023 से याद रख लेना है वर्ल्ड कप के, क्योंकि करंट के क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट आपका 2027 का पूछा तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे ये तीनों देश मिलकर जो हैं अक्टूबर नवंबर 2027 में आईसीसी पुरुष जो आपका क्रिकेट विश्व कप रहेगा इसकी मेज़बानी करेंगे। और ये दूसरी बार होगा जब जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका और केन्या के साथ वैश्विक टूर्नामेंट 2003 संस्करण के सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय की आपकी क्रिकेट की फिर से मेज़बानी करेंगे। तो इससे पहले जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका ने 2003 में भी किया हुआ है, तो यह इनका दोबारा होने वाला है इसके अंदर। तो ये थे ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे मैंने करवाए हैं। इसी तरह से हर वीडियो आपको मिलता रहेगा एक रोज़। मेरे कुछ पर्सनल बिजी शेड्यूल हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अलग से कुछ क्लासेस लाऊं, ज़्यादा टाइमिंग की लाऊं। एक्चुअली आई एम रियली डैम बिजी विथ माई ओन वर्क, इसलिए आपके लिए जितना कर पा रहा हूँ इतना ही आप मैनेज करिए। बाकी आगे काफ़ी बड़े प्लान है, 1-2 महीने बाद से आपके लिए एमटीएस के लिए क्लासेस लानी, इंग्लिश की भी लानी, जीएस की भी लानी, वो आपके लिए करते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आती रहती है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, तो जाकर के वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।